नमस्कार दोस्तों, लॉयर्स एंड जस्टिस पर आपका स्वागत है। यही एक मात्र प्लेटफॉर्म ऐसा है जिस पर मैं आपके लिए कानून से संबंधित और आपकी स्वतंत्रता से संबंधित, आपके लेन देन से संबंधित वीडियो लेकर आता हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो बहुत ही अति संवेदनशील विषय है, जो विषय आज के समय में एक वास्तविकता बन के रह गया है, जिसके सामने अच्छी अच्छी एजेंसियां बहुत कुछ करने के बाद भी कुछ खास हासिल नहीं हो रहा है, तो वह है ऑनलाइन धोखाधड़ी या फिर कहें बैंकिंग धोखाधड़ी। दोस्तों, ये ऐसे स्कैम्स हैं जो कि आपके मेहनत से कमाए हुए पैसों को, हमारे बैंक में रखे हुए पैसों को धोखाधड़ी करके ले जाते हैं। इसमें कोई भी इनका शिकार हो जाता है, चाहे वो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, चाहे वो अनपढ़ व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी पद पर या किसी भी रैंक पर हो, कोई ना कोई इनसे धोखा खा ही जाता है। दोस्तों, तो ये क्योंकि एक वास्तविकता बन चुकी है, इसलिए इस पर आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देंगे या कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे जिससे कि यदि आपके साथ ये धोखा होता है तो आप अपने पैसे को कैसे वापस ले सकते हैं। दोस्तों, ये इस वीडियो में हमारा कंटेंट रहेगा कि ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचें कैसे और अपने पैसे को वापस कैसे पाएं। तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगा। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, चाहे वो फिशिंग स्कैम हो या फिर ऑनलाइन धोखाधड़ी हो या फिर कोई फेक ऑनलाइन दुकान हो, आपने देखा होगा कि फेक ऑनलाइन शॉप्स खुल जाती हैं जो कि एप्स के फॉर्म में होती हैं या फिर किसी कोई ऐसी शॉप्स होती हैं जिनसे आप कुछ सामान खरीद सकते हैं। तो ऐसी शॉप से मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि आप उनके अगर कुछ लेन देन हो गया है तो आप उसको वापस कैसे पाएं। इंपॉर्टेंट बात यही है कि अगर कुछ लेन देन हो गया तो हम उसको वापस कैसे पाएं। और हो सकता है कि उन्होंने जानबूझ के किया हो और ये भी हो सकता है कि उन्होंने जानबूझ के ना किया हो। कई बार ट्रांजैक्शन में भी दिक्कत हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है। तो ऐसी चीज़ों से बचाव कैसे करें और कानूनी उपायों को कैसे आगे फॉरवर्ड करें, वो भी हम जानेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। धोखाधड़ी वाली लेन देन की पहचान कैसे करें। धोखाधड़ी वाले लेन देन की पहचान कैसे करें, आप स्क्रीन पर देखिए। दोस्तों, पहला कदम हमेशा धोखाधड़ी वाली लेन देन की पहचान करना होता है। मान लीजिए कि कभी आपके साथ कोई धोखाधड़ी हो रही है तो हम ये पहचाने कैसे कि वाकई में ये धोखाधड़ी है या कुछ और। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपके बैंक या क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट पर अनजाने चार्जेस, यानी कुछ आपने देखा होगा कि कई बार हम स्टेटमेंट निकालते हैं या फिर हमारे बैंक चार्जेस होते हैं, वो कुछ इस तरीके के हो जाते हैं जो कि ज़रूरत से ज़्यादा हैं। तो अगर वो चार्जेस बढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि किसी ने अनजाने तरीके से हमारे अकाउंट से पैसे काटे हों, जबकि वो बैंक ने कोई चार्ज ही ना लगाया हो। दूसरा, ऑनलाइन खरीदारी जिसे आपने नहीं किया। कुछ ऐसे भी ट्रांजैक्शन एकदम से हमारे फ़ोन पर मैसेज आ जाता है कि आपके फलानी जगह से आपने ये वस्त्र खरीदे हैं या फिर ये डिवाइस खरीदा है या ये कुछ वस्तु खरीदी है, जबकि वो वस्तु आपने खरीदी नहीं, आप तो कहीं और हैं। तो इसका मतलब आपके डेबिट कार्ड का या क्रेडिट कार्ड का किसी ने मिसयूज किया है, या हो सकता है कि आपने किसी को अनुमति दी हो। तीसरा, अजनबी कंपनियों का ईमेल या संदेश। मान लीजिए कुछ अननोन कंपनीज के नाम पर कई बार मेल या ईमेल आ जाते हैं या मैसेज आ जाते हैं। उन मैसेजेस में, ईमेल्स में ऐसा लिखा होता है कि आप इस पर क्लिक कीजिए, आप इतने पैसे जीत जाएंगे, या आपने 50 लाख जीते हैं, आप इस पर क्लिक कीजिए, या फिर आपकी लॉटरी निकली है, आप इस पर क्लिक करके क्लेम कीजिए। तो इन चीज़ों से आपको बचना है। नेक्स्ट है फेक वेबसाइट या संदिग्ध लिंक। जैसे मैंने अभी कहा ना कि कुछ लिंक्स आ जाते हैं, और कई बार क्या होता है कि हम किसी वेबसाइट्स पर जा रहे होते हैं या फिर कुछ कंटेंट सर्च कर रहे होते हैं अपने काम से रिलेटेड, गूगल पे या फिर किसी वेबसाइट पे या इंटरनेट पे, तो उस समय भी कुछ फेक लिंक होते हैं, अनजाने में कई बार हमसे क्लिक हो जाता है, या फिर हम कई बार लालच में आके भी उस पर क्लिक कर देते हैं। और यदि उस पर क्लिक कर देते हैं तो वहीं हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। दोस्तों, इसीलिए लेन देन की राशि, डेट और प्रकार, इन चीज़ों को आप अपनी एक डायरी में, चाहे वो डिजिटल डायरी हो चाहे आपका मोबाइल हो, उसमें नोट करें। ये धोखाधड़ी से बचने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारगर उपाय होता है। यदि हम उस लेन देन को नोट कर लेंगे तो हमें ये याद रहेगा कि फलाने दिन हमने ये
चीज खरीदी थी या ये काम किया था जिससे मेरा इतना लेन देन हुआ था, और ये जो अब लेन देन हुआ है ये मैंने नहीं किया। दूसरा, ये भी सुनिश्चित करता है कि यदि धोखाधड़ी हुई है बाई चांस किसी के साथ, तो इसको जब आप रिपोर्ट करेंगे एप्रोप्रिएट फॉरम में, तो वहां पर भी ये आपकी मदद करेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन पर ही केस चलता है या डॉक्यूमेंटेशन पे भी आपकी कार्रवाई किसी भी जगह पर होती है, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो, चाहे वो कंज्यूमर फोरम हो, चाहे वो सिविल कोर्ट्स हो या क्रिमिनल कोर्ट। तो दोस्तों अब इंपॉर्टेंट बात ये या विषय इंपॉर्टेंट ये उठता है कि यदि किसी के साथ धोखाधड़ी हो जाए, सतर्क रहें। ये तो बुलेट पॉइंट से हम समझ गए कि अगर ऐसी चीजें हैं तो हमें लिंक पे क्लिक नहीं करना, हमें वेबसाइट्स पर ध्यान से सर्च करना है, गूगल पर ध्यान से सर्च करना है, किसी अनजाने मैसेज को रिप्लाई नहीं करना, ईमेल को रिप्लाई नहीं करना, वो ठीक है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज हो गई कि हम समझ गए कि हमें ये नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि बाई चांस अगर ऐसा हो जाए या फिर बाई चांस ऐसा हो जाता है कि हमसे गलती हो गई, अब क्या करें दोस्तों? तो ऐसी सूरत में हमें कुछ चीजों का पालन करना है। तो दोस्तों जब आप ये पहचान कर लेते हैं कि धोखाधड़ी हो गई है, तो सबसे पहले आपको उस व्यापारी से संपर्क करना है जिस व्यापारी से ये ट्रांजैक्शन हुआ है। मान लीजिए कि कभी आप किसी मॉल में गए थे, उस मॉल से आपने कपड़े खरीदे। फर्ज कीजिए कि दोबारा उसी मॉल से आपके पास एक ट्रांजैक्शन का मैसेज आया कि इतने रुपए के आपने दोबारा से कपड़े खरीदे, जबकि आपने खरीदे ही नहीं है। तो हो सकता है कि वो भूल से हो गया हो उनसे दोबारा रीट्रांजैक्शन, या ये भी हो सकता है कि किसी ने धोखाधड़ी कर दी हो, वहां पर कोई दूसरा व्यक्ति उपलब्ध हो जिसने आपके पासवर्ड को या फिर आपके डेबिट क्रेडिट कार्ड के नंबर को नोट कर लिया हो या कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया हो, जिसने बाद में जाके वहां पर आपके नाम पर शॉपिंग कर ली। लेकिन आपने करना क्या? सबसे पहला स्टेप कि उस व्यापारी को संपर्क करें और उस व्यापारी से पोलाइटली बट दृढ़ होकर, संकल्पित होकर उससे सवाल करें और सारी जानकारी इकट्ठी करें। यदि फिर भी वे सही जवाब न दें या कॉर्पोरेट न करें, तो फिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तुरंत कीजिए। दोस्तों जब आप संपर्क करें तो विनम्र लेकिन दृढ़ रहें। पूरा पैसा वापस करने या लेन देन का स्पष्टीकरण मांगें। अगर वे सहयोग नहीं करते तो अगला कदम जरूर उठाएं, और वो अगला कदम कानून की तरफ जाता है। दोस्तों यहां से जो दूसरा संपर्क है, आप क्या करेंगे? यहां से दूसरा जो हमारे इंपॉर्टेंट चीज है उसमें आप क्या करेंगे कि अब हमें क्या करना है कि या तो हमारे क्रेडिट कार्ड से हुआ है या डेबिट कार्ड से, बैंक से, ये तीनों ही चीजों में बैंक ही सम्मिलित है। बैंक से ही क्रेडिट कार्ड इशू होता है, बैंक से ही डेबिट कार्ड इशू होता है, और बैंक का ही वो ट्रांजैक्शन नंबर, सब कुछ बैंक ही जनरेट करती है, ट्रांजैक्शन नंबर या पिन नंबर। तो हमें क्या करना है कि इमीडिएटली हमें ये चीज़ों को, जो हमारा वित्तीय लेन देन हो गया, इलीगल ट्रांजैक्शन हो गई, इसको इमीडिएटली बैंक को बता दो। बैंक के प्लेटफॉर्म्स होते हैं कि वो इन चीज़ों को ब्लॉक कर देते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो उसके पास होती हैं उनको वो क्या करते हैं, उनको ब्लॉक कर देते हैं। तो ब्लॉक करने की कंडीशन में आपका जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो आगे नहीं होगा, और जो ट्रांजैक्शन हुआ है उस ट्रांजैक्शन का रिपोर्ट उनके पास होती है, वो भी आप उनसे मांग सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली जब हम कोर्ट में जाएंगे तो हमें डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन पे ध्यान दें। अधिकांश बैंक क्रेडिट कार्ड कंपनियों का एक अलग फ्रॉड डिपार्टमेंट भी होता है। इन समस्याओं को हल करता है। चार्ज बैक क्लेम फाइल करें कि हमें जो हमारा जो पैसा गया है वो हमें रिटर्न करें, और लेन देन के सही विवरण और धोखाधड़ी का कारण बताएं कि हमारा जो धोखाधड़ी हुई है वो कैसे हुई है, कहाँ हुई है। माने आपके पास तो सिर्फ एक मैसेज ही आया है, तो कहाँ से परचेज हुआ, सेल हुआ है, आप अपना ऑनलाइन बैंकिंग से अपने डेटा को डाउनलोड करके देख सकते। इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि थोड़ा जल्दी करें, क्योंकि कई बैंकों का 60 दिन का समय है, कुछ कहते हैं 90 दिन का समय है, कुछ कहते हैं विदिन वीक कर दो, कुछ कहते हैं 24 आवर्स में कर दो। तो जितनी जल्दी आपके मैसेज आए आप कर दें। अब इम्पोर्टेंट बात कि आपके पास मैसेज आया, संडे को हो गया उस दिन, या उस दिन नॉन वर्किंग डे है या फिर कोई हॉलीडे है, तो आप क्या करें? तो ऐसी कंडीशन में आपको हर एक बैंक का एक टोल फ्री नंबर होता है, आप उस पर कंप्लेंट दर्ज कराएं और अपने फोन को रिकॉर्डिंग पे रखें, जिससे कि आप आगे चल के ये साबित कर पाएं कि ये फ्रॉड हुआ था और ये मैंने इमीडिएटली बैंक को सूचित कर दिया। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, अब दोस्तों समय आ गया है कि आपने बैंक को भी बता दिया, उस व्यापारी से भी संपर्क कर लिया, लेकिन अब थर्ड जो आपको करना है वो ये कि अब आपने इमीडिएटली कंप्लेंट करनी है लोकल पुलिस स्टेशन में। जो भी आपका है उसको रिटर्न लिखिए। बैंक का जो आपने बैंक को कंप्लेंट की उसमें एक कंप्लेंट नंबर जनरेट होगा, उस नंबर को भी उसमें लिखिए
और वो आप जाके लोकल पुलिस स्टेशन में रिसीव कराइए। रिसीव कराते समय जब आप लोकल पुलिस स्टेशन में जाएंगे वो आपको एक रिसीविंग नंबर देंगे और डेट डालेंगे, वो आप अपने पास रखिए, वो हमें आगे काम आती है जब हम क्लेम लेते हैं। दूसरा, पुलिस के बाद आप इसको FTC में भी कंप्लेन करेंगे, यानी फेडरल ट्रेड कमीशन, जो कि सभी व्यापारियों का एक संगठन है, उस संगठन में भी आप कंप्लेन कीजिए। तीसरा, जैसे Amazon, eBay इस टाइप की जो वेबसाइट्स होती हैं, इन वेबसाइट्स के थ्रू अगर कुछ हुआ है, जैसे मान लीजिए ऑनलाइन धोखाधड़ी हो गई और उसमें कोई Amazon कंपनी हो गई या कोई दूसरी कंपनी हो गई, उस कंपनी को भी कॉल करके इस धोखाधड़ी के बारे में इमीडिएट बताइए और उसके भी रिकॉर्ड अपने पास रखिए। उनकी मैसेजिंग सुविधा होती है, उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग, वॉइस कॉलिंग सुविधा होती है, आप उस पर जाइए, उनके अगेंस्ट भी उस पर कंप्लेन कीजिए। दोस्तों, अब आप अपने जो इशू क्रिएट हुआ या आपके साथ धोखाधड़ी हुई उसको आप सुलझा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि जब आप सुलझा रहे हैं तो ऐसा ना हो कि इधर आप सुलझा रहे हैं, उधर कोई दूसरा धोखाधड़ी फिर से हो जाए। तो आपको अपने अकाउंट पर, अपने बैंक पर और अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स पर कंटिन्यू नज़र रखनी है और बैंक को ये क्लियर कह देना है कि अब मेरे अकाउंट से मेरी बिना परमिशन के कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होगा अगले आदेश तक। तो ऐसी सूरत में वे आपके सभी डेबिट कार्ड्स को पिन और सभी पिन्स को ब्लॉक कर देते हैं और आपकी परमिशन के बिना इवन एक सिंगल चेक तक आपके अकाउंट से क्लियर नहीं होता है। तो आपको क्लोज वॉच करना है दोस्तों। अब जो निर्धारित एक समय है, उस समय सीमा के अंदर आपने कार्रवाई की और आपका पैसा वापस आता है। यदि आपका पैसा वापस नहीं आता या वित्तीय लेन देन में आपको अब भी आपके साथ धोखाधड़ी चल रही है और आपकी कोई हेल्प नहीं करता, तो फिर एकमात्र सहारा कोर्ट है, चाहे वो कंज्यूमर कोर्ट हो या फिर सिविल कोर्ट हो। तो दोस्तों, आपने अब क्या करना है, तो ऐसी सूरत में अब आपने क्या करना है कि एक इम्पॉर्टेंट सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको सबसे पहले एक वकील के पास जाना है और वो एक वकील साहब इन मामलों के जानकार हों और जाकर के उनके पास अपनी सारी समस्या को बताना है, उनसे मिलना है और उसके बाद जो भी आवश्यक कदम होते हैं उनके मार्गदर्शन में उठाने चाहिए। नंबर 2, जो छोटी अदालत, जो छोटे केसेस होते हैं, जैसे आपके साथ कोई फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन हो गया, उसके लिए आप क्रिमिनल केस भी दाखिल कर सकते हैं और सिविल केस दाखिल करके भी आप जहाँ पर भी जो भी व्यापारी था या फिर जो भी प्लेटफॉर्म था, जैसे Amazon, eBay एटसेट्रा, तो इन प्लेटफॉर्म्स का भी आप, इनके खिलाफ भी आप केस फाइल कर सकते हैं या फिर कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, आप उसके खिलाफ केस फाइल करके अपने पैसों को वापस ले सकते हैं। ये आखिरी कदम है, हालांकि ऊपर दिए हुए कदम से भी आपके पैसे वापस आ जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर आप एक केस पर विचार कर रहे हैं तो वकील से सलाह लें। छोटे मामलों की अदालत अक्सर एक आसान तरीका है जहां बिना लंबी प्रक्रिया के आप अपनी दावेदारी कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए कंज्यूमर कोर्ट, सिविल कोर्ट्स। दोस्तों, अब आइए हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि धोखाधड़ी से कैसे बचें। स्क्रीन पे आप देखिएगा दोस्तों। अंत में बात करते हैं भविष्य में धोखाधड़ी से बचें कैसे। इन उपायों को अपनाने से आपकी ऑनलाइन लेन देन सुरक्षित रह सकती है। सबसे पहले सभी खातों के लिए मजबूत और अद्वितीय पासवर्ड का उपयोग करें। पासवर्ड हमारा कमजोर नहीं होना चाहिए दोस्तों, कभी भी खातों के लिए एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। 2 चरण प्रमाणीकरण सक्षम करें। जब भी आप कहीं पर लॉगिन करते हैं तो उसमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन का भी एक कंसेप्ट है, उसको आप हमेशा ऑन करके रखें ताकि डबल चेक हो जाए कि ये आप ही हैं जो कि ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ना कि कोई और। अपने खातों की नियमित निगरानी करते रहें। आपके बैंक अकाउंट्स में क्या हो रहा है, अपने फंड्स की जांच करते रहें। आप अपने बैलेंस को लगातार देखते रहें दोस्तों। फिशिंग स्कैम और संदिग्ध वेबसाइट से सतर्क रहें। जो वेबसाइट्स आपको लिंक देती हैं या कुछ SMS या ईमेल के थ्रू जो लिंक्स आते हैं उन पे कभी भी क्लिक ना करें। कुछ वेबसाइट एकदम से आपके स्क्रीन पर खुल जाती हैं जिनका कोई लेना देना नहीं होता, तो उनको लॉग आउट करें, इमीडिएटली उनको बंद करें, अनसब्सक्राइब करें। कोई भी ऐसे मैसेजेस को भी आप अनसब्सक्राइब और ब्लॉक कर सकते हैं दोस्तों। ध्यान रहे, इन कदमों से न केवल आप अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे बल्कि आपको ऑनलाइन खरीदारी करते समय शांति का एहसास भी होगा। दुर्भाग्य से धोखाधड़ी, ऑनलाइन धोखाधड़ी खासकर एक वास्तविकता बन गई है, लेकिन इस वास्तविकता के आगे भी हमारे पास बहुत से ऑप्शन हैं। हम सतर्क रहकर, ईमानदारी के साथ सतर्क रहकर
और सही कदम उठा के इन गैर जिम्मेदाराना और वाहियात चीज़ों से बच सकते हैं दोस्तों। इसके लिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और अच्छे कदम, स्ट्रॉन्ग स्टेप्स उठाने चाहिए जो कि हमारे ऑनलाइन या फिर बैंकिंग धोखाधड़ी को रोक सके। इस वीडियो में बताए गए कंटेंट्स को क्या आप जानते थे? यदि नहीं जानते थे तो आप इन्हें अपने दोस्तों को जरूर भेजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में भेजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी वे भी इकट्ठा कर सकें। ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये जानकारियाँ जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, यारों में और अपने परिवारजनों में ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। चलिए मिलते हैं लॉयर्स एंड जस्टिस पर अगली वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार।